तुम्हारी जिंदगी में अगर बुजुर्ग माँ बाप की टोक नहीं है तो समझ लो कि तुमने कुछ नहीं कमाया, जिंदगी में आगे बढ़ना। घर की माँ को, सास को टोकने दो, घर के ससुर को बोलने दो, जरूरी है। कई बहुओं को बुरा लग जाता है, तुम्हारी मम्मी तो हमारी जरा जरा सी बात में टोकती है, तुम्हारी मम्मी तो जरा जरा सी बात में चिल्लाने बैठ जाती है। बल्कि अपनी पत्नी को समझा कर कहो कि ये बुजुर्ग जब तक हैं तब तक टोकेंगे और इन्हीं के टोकने से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता क्लियर करने का कार्य। बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान। एक अमेरिका का एक इंडियन लड़का जिसका नाम नीलेश था, अमेरिका में रह रहा है। उसने अखबार में न्यूज निकलवाई कि मुझको एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है। नीलेश, जो माता पिता साथ में रहते हों, जो माता पिता मेरे घर में रहे और वो रुचि से मेरे घर में आए। नीलेश ने न्यूज निकलवाई अखबार में और अखबार की वो न्यूज सब दूर गई कि मुझे बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप की जरूरत है, मुझे एक बूढ़े जोड़े की जरूरत है। अमेरिका के लोगों को लगा कि काम करने के लिए चाहिए होंगे, बुढ़ा बुढ़ी को काम करने के लिए चाहिए होंगे। एक बुढ़ा बुढ़ी ने, एक बुजुर्ग पति पत्नी ने जाकर इंटरव्यू दिया। पहुंचे, नीलेश ने पूछा तुम्हारे बेटे और बेटियां नहीं है? उसने कहा है मेरे 2 बेटे हैं, डॉक्टर हैं, और एक बेटी है वो इंजीनियर है। शादी हो गई? हाँ। तुम दोनों यहां पर हमारे पास में क्यों आए हो? कहा आपने न्यूज में निकाला था कि एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है तो हम दोनों आ गए। अच्छा, अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहते? वो हमको रखते नहीं। ठीक है। अब बुजुर्ग माता पिता से पूछा उस नीलेश ने कि तुम्हारी तनख्वाह क्या है? तो कहा आप बताओ क्या दोगे, कितनी डॉलर दोगे, क्या दोगे? उसने, नीलेश ने बता दिया। बुजुर्ग माँ बाप ने पूछा अब हमारा काम बता दो कि तुम्हारे बच्चों को संभालना है कि झाड़ू लगाना है कि पोछा लगाना है कि कोई काम करना है। तब नीलेश ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर उन बुजुर्ग माँ बाप से कहा कि हमारे माता पिता को मरे हुए 3 महीना हो गया, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, तुम दोनों हमें टोकते रहना, इसलिए तुम्हें यहां रखा है। तुमसे ना झाड़ू लगवाना है, ना पोछा लगवाना है, तुमसे ना बच्चे संभलवाना है, ना तुमसे खाना बनवाना है। नौकर लगा है, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, रोटी बनाने वाला, भोजन वाला, बच्चों को संभालने वाले, सब नौकर लगे हैं, पर हमारे पास कोई टोकने वाला नहीं है। नीलेश ने कहा मैं पूरी तनख्वाह दूंगा, बस आप हमको आपकी बहू समझना, इसको भी टोकना और मुझे भी टोकना। मैं गलत करूं मुझे टोकना, तुम्हारी बहू गलत करे इसको टोकना। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने पूछा कि टोकने से होगा क्या? तो वो नीलेश अपनी पत्नी के साथ कहता है कि मैं अपना गुजरात छोड़कर अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनकर बैठा हूं, मेरे माँ बाप मुझे टोकते थे, ऐसा मत कर देना, वो मत कर देना, और मैं उससे सुधर कर अच्छी जगह पर जाकर बैठ गया और बहुत उच्च पद पर बैठ गया, बहुत उच्च पद। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं,
घर के थोड़े से झगड़े के चक्कर में आज भारत के पूरी अदालतों को खोजा जाए तो पूरी अदालतों में सबसे ज्यादा केस तलाक के चल रहे हैं। पूरी अदालतों में भारत की संपूर्ण बड़ी से बड़ी अदालत को खोजा जाए, नीचे से ऊपर तक की सारी अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं। कारण टोकना। पर अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें टोक रहे हैं, तुम्हारे घर के बड़े अगर तुम्हें टोक रहे हैं, तो समझ लेना एक दिन तुम उन्नति की सीढ़ी पर इतने चढ़ जाओगे कि तुम्हें पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ोसी कभी नहीं टोकेंगे तुमको, रिश्तेदार तुमको कभी नहीं टोकेंगे। तुम दारू पियो, नशा करो, रिश्तेदार कभी नहीं टोकेंगे। उनके लड़के तो और कहेंगे अच्छा पी ले 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 और ले। जुआ खेलो कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करो कोई नहीं टोकेगा। रिश्तेदार, नातेदार, मोहल्ले वाले, समाज वाले, परिवार वाले कोई नहीं टोकेंगे, कोई नहीं टोकेंगे। पर घर में आप जब गलत काम करके आओगे तो घर के बुजुर्ग, माँ बाप या घर की पत्नी या घर का पति या घर का बेटा कोई ना कोई तुमको टोकता है, तुम ये ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अच्छे रहो। समाज के लोग, बड़े लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि आप अच्छे रहो। वो तो ये चाहते हैं कि तुम दुनिया भर में पी के नल्ली में पड़े रहो, गटर में पड़े रहो, गंदगी में पड़े रहो, वो ये चाहते हैं। पर घर का, परिवार का व्यक्ति, एक बुजुर्ग, माँ बाप और घर की पत्नी, पति, घर के बच्चे चाहते हैं आप नाली में, गटर में नहीं, अगर पढ़ना ही है तो किसी सत्संग में जाकर पड़े रहो, उससे बढ़कर सुख नहीं। उससे बढ़कर सुख नहीं। किस किस के घर में माँ बाप हैं? हाथ उठाओ जरा। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जो आपके घर में माता पिता हैं और टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए आपको नमन कर रहा हूं। आपके घर में टोकने वाला कोई ना कोई है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। रिद्धि सिद्धि, देवऋषि नारद कह रहे हैं कि तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आया है सब दूर से। भगवान विष्णु के यहां से भी आया, तो ब्रह्मा जी के यहां से भी आया, तो इंद्र के यहां से भी आया, तो पितृलोक से भी आया, गरुण वरुण के यहां से भी आया, तो नागलोक से भी आया। अब आप बताओ आपको विवाह किससे करें? रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं बोले, कुछ। एक शब्द भी रिद्धि सिद्धि के मुख से नहीं निकला। बस रिद्धि सिद्धि ने इतना जरूर कहा कि हमारे पिता ने हमें जो सिखाया है, हम कभी गलत जगह पर नहीं जाएंगे। जहां मेरे माँ बाप कहेंगे विवाह, हम वहां करेंगे। मेरी बेटियों, आज का जो समय चल रहा है ये बड़ा विचित्र समय चल रहा है। तुमको गाड़ी का लालच देकर, मोबाइल का बैलेंस डलवाकर, होटल में खाना खिलाकर, दूसरे धर्म के लड़के सनातन धर्म की लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर कर उससे शादी कर लेते हैं। शादी करने के 4-6 महीने निकलते हैं, 1 साल निकलता है, क्योंकि वो लड़के ने तुम्हारे को शादी केवल इसलिए नहीं करी कि तुमको पत्नी बनाना है, वो तो इसलिए शादी करी कि सनातन धर्म की, हिंदू की लड़की को नीचा दिखाना है, उसको जूते की नोक पे रखना है, इसलिए उसने शादी करी। आपका हिंदू तत्व को समाप्त करने के लिए, सनातन तत्व को समाप्त करने के लिए उसने शादी करी। 1 साल बाद वो तुमसे झगड़ा कर कर कहीं ले जाकर तुम्हारे 40-35 टुकड़े कर कर अटैची में भर कर कहीं फेंक कर आए या फ्रिज में पटक आए, उससे अच्छी है तुम्हारी समझदारी अपनी समाज में, अपने सनातन धर्म में, अपने हिंदू धर्म में
शादी करो, दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी मत दो। दूसरे धर्म की ओर झांक कर भी नहीं देखना, उसकी बॉडी को, उसकी गाड़ी को, उसके बंगले को, उसकी दौलत को, उसकी जायदाद को उसके पास रहना। रिद्धि सिद्धि मेरे पिता कहेंगे मैं वहां विवाह करूंगी, तो पिता ने तो कह दिया ये तने फोटो रखे हैं बेटी, तुमको भगवान नारायण के यहाँ करना हो, ब्रह्मा जी के यहाँ करना हो, पितृलोक में, गरुण लोक में, वरुण लोक में कहीं विवाह करना हो तो ये पड़े कर लो। तुम बोलोगे मैं वो विवाह करा दूं। इसलिए मेरी बेटियों, सबसे बड़ा दहेज है शिक्षा, एजुकेशन। और मेरी माओ, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरा बेटा हूं, मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा से बड़ा, एजुकेशन से बड़ी कोई कन्यादान नहीं हो सकता। शिक्षा शिक्षा है। और कभी यह न सोचना कि शिक्षा केवल बहुत महंगे स्कूल में पढ़ोगे तो शिक्षा अच्छी रहेगी, या बहुत महंगे कॉलेज में पढ़ोगे तो शिक्षा रहेगी। अगर बहुत महंगे कॉलेज में और स्कूल में नहीं जा सकते तो अपने जो शासकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें भी पढ़ो। हमारे माता पिता के पास में इतना धन नहीं था कि हमको कोई प्राइवेट स्कूल में या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। हमारा पूरा बचपन, हमारी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हुई। सरकारी स्कूल के कपड़े पहनकर, सरकारी स्कूल की किताबों से जो मिल जाता था उससे पढ़कर, दोस्तों के यहाँ अगर जाते भी थे तो उनकी क्वेश्चन बुक लेकर, उनके 20-20 क्वेश्चन लेकर उसमें से पढ़कर फिर अपना एग्जाम दे देते। आज भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान राष्ट्रपति महोदय से भी अगर पूछा जाए कि तुम कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हो, तो वो भी कह देती हैं मैं अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी हूं और राष्ट्रपति पद पर बैठी हूं। जरूरी नहीं कि बहुत पैसा होगा तो एजुकेशन मूल होगी, शिक्षा मूल होगी। 4 इंजीनियर एक पाइप में एक तार डाल रहे थे। आड़ा टेढ़ा पाइप था, एकदम आड़ा टेढ़ा, उसमें तार कोना था। 4 इंजीनियर रोज मेहनत करते पर वो तार उसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो पाइप आड़ा टेढ़ा था। एक किसान, इंजीनियरों ने बहुत ऊंचे ऊंचे कॉलेज से पढ़ा, पर वो किसान ने एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा। रोज देख रहा था कि ये तार पाइप में नहीं जा रहा। 4 दिन से इंजीनियर लगे हैं, तो किसान गया, खेत पर जा रहा था धान बोने के लिए। उस किसान ने जाकर कहा क्या बात है? इंजीनियरों ने कहा तू गंवार, तू क्या जानता है, तू गांव में रहने वाला, फसल करने वाला, धान बोने वाला, तुझ में क्या कर, चल जा। उसने कहा हुआ क्या? तो एक इंजीनियर बोला इस पाइप में ये तार नहीं जा रहा है, हम 4 दिन से लगे हुए। तो किसान बोला उसमें क्या दिक्कत की बात है, मैं इसमें अब भी तार भेज देता हूं, ले भेज के बता। दूसरा इंजीनियर बोला गुस्से में कि हम 4 दिन से लगे, तेरे से कैसे चले जाए। किसान गया अपने खेत पर, एक चूहा पकड़ कर लाया, चूहे की पूंछ से तार को बांधा, पाइप में चूहे को छोड़ दिया, चूहा उधर निकल गया, तार निकल कर बाहर हो गया। जरूरी नहीं कि एजुकेशन बड़े कॉलेज में करी जाए, बड़े स्कूल में करी जाए तो तुम विद्वान होगे। धान बोने वाला वो किसान भी एक चूहे से तार को पार करने की सामर्थ्यता रखता है, भले वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो।
3 माताएं कुएं पे से पानी भर रही थी। एक का बेटा निकला, बेटा निकल कर बोलता है मम्मी बाय। उसमें से एक मां गर्व से पानी भरते भरते बोली ये मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा निकला, मम्मी हेलो मां बाय। दूसरी ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है। तीसरी का बेटा आया, मां ने बाल्टी भर कर रखी थी, उसने अपना बैग अपनी मम्मी को दिया, प्रणाम किया, दोनों बाल्टियां उठाया, लेकर घर जाने लगा। तीसरी मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराओ जिस स्कूल में विद्या के साथ, शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हो। ऐसा अंग्रेजी स्कूल किसी काम का नहीं जहां पर केवल लिटिल लिटिल टिंकल स्टार ही सिखाया जाए और उसके सिवाय कुछ ना सिखाया जाए और माता पिता का आदर करना भी ना सिखाया जाए। बेटों को लायक बनाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, लायक बनाओ, पर इतना भी लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी तुम क्या जानती हो, पापा तुम क्या जानते हो। बच्चों को लायक बनाना, पर इतना लायक मत बना देना कि बच्चे तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें नहीं आता पापा, आज के जमाने के नहीं हो तुम पुराने जमाने के हो, तुमको कुछ नहीं आता। उस बाप से पूछो कि उसको क्या नहीं आता। तुम्हें बड़ा उसने किया है, तुम्हें पाल पोस कर काबिल उसने बनाया है। दिन भर ड्यूटी पर लगा रहता था, रात की भी ड्यूटी करता था कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं और मेरी बेटियां खूब अच्छी पढ़ाई कर लें, मेरा घर अच्छा चल जाए। सैनिकों के साथ युद्ध भी करता है, दिन रात कोरोना के समय पर पूरी दुनिया सोती है और वो ड्यूटी निभाता है अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए। जरा विचार करिएगा, उसके बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी बच्चे कह दें पापा तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं जानते, मम्मी तुम चुप रहो, चुप बैठिए, तुम्हें क्या मालूम है, चुप रहो। बेटे लायक तो हो गए, बेटी लायक तो हो गई, पर माँ बाप को नालायक समझने लगे। नहीं, शिक्षा उच्च हो और शिक्षा के साथ में नम्रता भी उच्च की। जितना बड़ा तुम्हारा औहदा हो ना, तुम बहुत बड़े ओहदे पर, कलेक्टर के ओहदे पर बैठ जाओ, एसपी के ओहदे पर बैठ जाओ, डीआईजी आईजी के ओहदे पर बैठ जाओ, मिनिस्टर मंत्री संतरी कलंतरी के ओहदे पर बैठ जाओ, उतनी उतनी तुम में नम्रता आती जाना चाहिए, अकड़ नहीं। क्योंकि ये कड़ले कड़ले दांत तो एक दिन टूट के गिर जाते हैं, पर कोमल कोमल जीवान तो मरते दम तक साथ निभा जाती है। नम्रता रखिए, औहदा तुम्हारी